इसमें इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस हम अपने पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ओके, तो अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करें तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, ये शुरू होती है सबसे पहले इस चीज़ को जानने से कि हमको एक्चुअल में कितने स्टाफ की ज़रूरत है, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है। राइट, यहाँ से शुरुआत होकर ये लास्ट स्टेज उनकी सैलरी, उनके वेजेस, उनके कंपनसेशन तक जाती है। स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है ये जानने से कि हमें कितनी वर्क फोर्स चाहिए और कैसी वर्क फोर्स चाहिए, टिल उनकी सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स के बीच के जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन सबको कंप्लीट करते हुए हम कंपनसेशन तक पहुंचते हैं। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि हमको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, किस तरह के मैन पावर की ज़रूरत है। मतलब हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमने एक नया यूनिट डाला है या हमने एक नया डिपार्टमेंट डाला है, तो हमको किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्री किस तरह का काम करती है। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कौन से सेगमेंट में आता है, वो कंज्यूमर गुड्स में आता है, वो ऑटोमोबाइल्स में आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का प्रोडक्ट है, किस सेगमेंट का प्रोडक्ट है। क्योंकि जब हम सेगमेंट फाइनल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमको किस कैलिबर, किस टैलेंट, किस क्वालिफिकेशन और किस एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयज़ चाहिए। राइट, तो और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। कितने एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होता है कि हमको ये भी एक स्टाफिंग प्रोसेस का हिस्सा है कि ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि टोटल वर्कलोड कितना है, एक सर्टेन काम को करने के लिए कितना वर्कलोड आता है, और उस वर्कलोड को सही से ऑप्टिमम लेवल में डिवाइड करने के लिए हमको कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। कितना वर्कलोड है, उस लोड को उठाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कितना वर्कलोड है पहला, उसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी दूसरा, और वो लोग कितने हॉरिजॉन्टली और कितने वर्टिकली होंगे, कितने हॉरिजॉन्टली होंगे, कितने वर्टिकली होंगे। अब इसको मैं बिजनेस की भाषा में आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आपने अपनी फैक्ट्री, आपकी एक करंट चलती हुई फैक्ट्री, हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो करंट में चल रही है, या आपने एक नई फैक्ट्री डाली, एक नई इंडस्ट्री डाली, एक नया कमर्शियल यूनिट डाला। राइट, उसमें एक नया तरह का काम होता है। सपोज करके उसमें आपके फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, रेडीमेड कपड़े हम बनाते हैं, उसका आपने नया डिवीज़न डाला। तो हम देखेंगे टोटल हमारी कंपनी की कैपेसिटी कितनी, कितना काम है। वो काम हमें कैसे पता चलेगा, जब हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव और अपनी कंपनी के गोल फिक्स कर रखे होंगे। राइट, उसमें किस तरह का काम है, उसमें किस क्वालिफिकेशन के लोग हमको चाहिए, किस एक्सपीरियंस, किस एक्सपर्टाइज के लोग चाहिए, कितने वर्टिकली चाहिए, कितने हॉरिजॉन्टली चाहिए का मतलब हुआ हायरार्की। हमको एक सीनियर लेवल पे पर्सन चाहिए जो हेड ऑफ द डिवीज़न हो, एक उसके नीचे चाहिए जो रीजनल मैनेजर हो, एक उसके नीचे चाहिए जो असिस्टेंट मैनेजर हो, उसके नीचे चाहिए जो आपके सुपरवाइजर्स हों। तो ये क्या हुआ, एक वर्टिकल लाइन बनी, हायरार्की में एक वर्टिकल लाइन बनी। अब एक यूनिट हेड के नीचे हमको 3 रीजनल मैनेजर चाहिए, तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। और हर रीजनल मैनेजर के नीचे मेरे को 4-4 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। आपने वर्कलोड का एनालिसिस किया, उस एनालिसिस का ये रिजल्ट निकला कि हमको इस तरह के, इस कैलिबर, इस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इतने रीजनल मैनेजर चाहिए, हर रीजनल मैनेजर के नीचे मुझे 4-4 मैनेजर चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, अब हर मेरे को मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र चाहिए, अब पार्ट ऑफ वर्टिकल लाइन। कितने सुपरवाइज़र चाहिए, 4 सुपरवाइज़र चाहिए, 5 सुपरवाइज़र चाहिए उस काम के लिए। हर सुपरवाइज़र के नीचे 10-10 वर्कर या 20-20 वर्कर या 50-50 वर्कर्स काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर्स काम करेंगे, ये वर्टिकल पार्ट हो गया। और कितने वर्कर्स होंगे, एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही एजुकेशन और एक ही कैलिबर वाले 50 होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन।
समझ में आ गया। इस्टेब्लिशिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड के हिसाब से, वर्कलोड का एनालिसिस करते हुए, काम का एनालिसिस करते हुए हम ये पता करते हैं कि कितना वर्कलोड है। उस वर्कलोड को पूरा करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या एक्सपर्टाइज होगा, क्या उनका टैलेंट होगा, हैं, ताकि उस सर्टेन काम को हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव गोल के साथ मैच करा के पूरा कर सकें। उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हमारे वर्टिकल लाइन के होंगे और कितने हॉरिजॉन्टल लाइन के होंगे, हॉरिजॉन्टली हमें रिक्वायरमेंट उसकी होगी। समझ गए? राइट, गुड। अब दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। अब जब हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और किस किस कैलिबर, किस किस टैलेंट, किस किस एक्सपीरियंस के या फ्रेशर्स चाहिए, किस क्षेत्र के चाहिए, ये सब चीज़ें जब हमने तय कर ली तो हमारा प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का, यानी कि उनको भर्ती करने का। एक बहुत ही नॉर्मल सी भाषा है, भर्ती करना यानी कि रिक्रूट करना, यानी कि नौकरी पे रखना। राइट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? नौकरी पे रखना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अपना एक पूरा एक प्रोसेस है। उसमें भी क्या होता है कि हम सबसे पहले ढूंढते हैं लोग कहाँ पर हैं। हमें ये बता दिया गया है कि हमें इस टैलेंट के, इस कैलिबर के इतने इतने लोग चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हमने अलग अलग सोर्सेज को खंगाला। आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, मीडिया है, एक्सटर्नल सोर्स हो गई, न्यूज़पेपर मीडिया हो गई, आपकी प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं, न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, आप टीवी और इनमें एड्स दे सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल जो आपके चलते हैं, फेसबुक हो गया, आपके बहुत सी साइट्स हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, naukri.com हो गया, monster.com हो गया, उसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी। प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर हो गए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ टाइप के पेपर हो गए, डेली वाले न्यूज़पेपर हो गए जिसमें वीकली जगह निकलती है, तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हो गए। इंटरनल सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स तब अप्लाई होते हैं जब आप कोई एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसमें अंदर से भी आप एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र करके उस जगह को भरते हैं। तो ये अभी रिक्रूटमेंट का जब टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर में रिक्रूटमेंट का एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम इसको पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है और उसके क्या प्रोसेस, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं और वो किस तरीके से होता है। मोटा मोटा हमें समझ में ये आ गया कि जब हमको ये पता चल गया कितने लोग हमें चाहिए, फिर हम उनको नौकरी पे रखना शुरू करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको नौकरी पे रखते हैं और पूरी एक प्रोसेस को अपनाते हैं। फिर हमारा काम होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करना मतलब एक बार हमने लोगों को रख लिया, अब हमने उनको सेलेक्ट करना है, एज पर देयर टैलेंट, एज पर देयर कैलिबर, ये सब हमने सिलेक्शन किया, अलग अलग सेगमेंटेशन कर दिया। ये लोग इधर के हो गए, ये लोग इधर के हो गए, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। राइट, ये हमने सिलेक्शन कर लिया। रिक्रूटमेंट के बाद लोगों को, मतलब उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके हमें लोग मिल गए, सेलेक्टेड लोग मिल गए। हमें पता है किस किस को हमें हॉरिजॉन्टली रखना है, किस किस को वर्टिकली रखना है। वही आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ? हर एम्प्लॉय को ये बताना, हर एम्प्लॉय को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी कहाँ पर क्या जगह है, वो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइज़र है या वर्कर है, उसको क्या काम करना है, क्या उसकी असाइन ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी अथॉरिटीज़ हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोडक्शन विद योर वर्क, इंट्रोडक्शन विद द कंपनी, इंट्रोडक्शन विद द वर्क, इंट्रोडक्शन विद योर कुलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड योर सीनियर्स। ओरिएंटेशन का मतलब आप सबसे उनको मिलाते हैं। आप सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलाते हैं, कंपनी का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समझाते हैं। फिर डिवीज़न क्या है, आपको इस डिवीज़न में काम करना है, इस डिवीज़न के ये सीनियर बॉसेस हैं, ये आपके वो लोग हैं जो आपके साथ के लेवल के लोग हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके कोवर्कर्स हैं, ये आपके नीचे वाले काम करने वाले हैं। तो उन सब से इंट्रोडक्शन होना और आपको आपकी पोजीशन बताना, दैट इज़ प्लेसमेंट, आपकी जगह बताना, उस जगह के साथ आपकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या आपकी पावर्स हैं वो बताना, और साथ ही साथ आपकी लिमिटेशंस बताना कि आपको किस हद में, किस लिमिट में, किस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है, कंसिडरिंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी गोल। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, यानी कि हमें लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ता है एज पर द चेंजेस दैट ऑकवर्ड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज आया या गवर्नमेंट का कोई रूल्स या रेगुलेशंस चेंज हुए, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग करना पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्यों ट्रेनिंग देनी पड़ती है? ताकि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब आदमी नई चीज़ें सीखता है तो मोटिवेट होता है, एक्साइट होता है,
मोटिवेशन लेवल हाई होता है, मोरल उसका बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो एन ओवरऑल इन टोटलिटी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका इम्पैक्ट कंपनी के काम में पड़ता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी में पड़ता है, कंपनी का जो काम है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है, अल्टीमेट रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव और प्लस में मिलते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, आज से कुछ साल पहले तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए, मेजर चेंजेस लाए। मेजर चेंजेस क्या लाया? पहले टैक्स क्या था कि हर स्टेट का अलग एक टैक्स स्ट्रक्चर था जिसको हम स्टेट टैक्स कहते थे। उसके बाद फिर सेंट्रल टैक्स था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर और स्टेट टैक्स को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके हर स्टेट अपने हिसाब से इन्वॉइसिंग और बिलिंग अपनी कंपनी से करवाता था। गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया सिंगल टैक्स कर दिया, जीएसटी। अब जीएसटी कर दिया तो जीएसटी का जो बिलिंग प्रोसेस था, जो इन्वॉइसिंग प्रोसेस था, जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, या जो टैक्स के स्लैब्स बनाए थे, किस स्लैब के अंदर 5% के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स आएंगे, आपका 10% के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स और वो आएंगे, 12% में कौन से आएंगे, 18% में कौन से प्रोडक्ट आएंगे, 28% में कौन से प्रोडक्ट आएंगे, वो सारे सेगमेंट उसने गवर्नमेंट ने बना दिए। अब ये गवर्नमेंट ने बना दिए, अब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तभी तो वो बिलिंग और इन्वॉइसिंग कर पाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ इसी की ट्रेनिंग और ये इसी के बारे में जानकारी मार्केटिंग और सेल्स वालों को भी चाहिए होगी, क्योंकि एंड प्रोडक्ट उन्हीं को बेचना है। तो जिन जिन कंसर्निंग लोगों को जीएसटी के रिगार्डिंग में टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ी। एक ट्रेनिंग देनी पड़ी किस लिए? ताकि वो नए जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर आया है उसको सही से अपने दिमाग में बैठा सकें, उसकी जानकारी उनको हो सके, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए और वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकें। राइट। इसी तरह मान लीजिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीन आई, नया काम करने का एक तरीका डेवलप हो गया, तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं। तो वो ट्रेनिंग जब आप देते हैं, चीज़ों को अपग्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय डेवलप होता है, नया एक्सपर्टाइज पैदा होता है, उसके अंदर नया एक्सपीरियंस आता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नई चीज़ें जब सीखने को मिलती हैं, नया एक्सपीरियंस जब मिलता है, नया एक लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट होता है, नया मोरल क्रिएट होता है, नया एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट होती है। अल्टीमेट इम्पैक्ट किस में आता है? जैसा अभी मैंने बोला, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, अल्टीमेट बेनिफिट टू द कंपनी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद स्टाफिंग का एक प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। मार्क्स देने का मतलब होता है, हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है ये जांचने का कि एम्प्लॉय ने पूरे साल भर या किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसकी कैसी हैबिट्स हैं, उसका नेचर कैसा है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना नॉन कोऑपरेटिव, कि कितना रिजिड है, कितना कोऑपरेटिव है, किस तरह की उसका अटेंडेंस शेड्यूल है, काम को कितना सीरियसली करता है, कितना सीरियसली नहीं करता, किस तरह के उसके आउटपुट हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, किस तरह का वो आउटपुट देता है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती हैं, यानी कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको अप्रेज करना, उसका कैलकुलेशन करना। तो उसके कैलकुलेशन करने के हर कंपनी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, ताकि हम एक एम्प्लॉय का आउटपुट निकाल सकें कि अल्टीमेटली ये एम्प्लॉय हमारे लिए बेनिफिटेड है या हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं है। अगर बेनिफिटेड नहीं है तो इसको कैसे बेनिफिटेड बनाया जा सकता है, इसमें और कितनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को हम कैसे अप्रिशिएट करें, कैसे उसको कंपनसेट करें ताकि और अच्छा काम करे और लॉन्ग रन तक वो सर्वाइव करे। राइट। तो ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, जब आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। यानी कि अगर एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हर कंपनी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं जिसमें वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को नापता है, इवैल्यूएट करता है। ये काम होता है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। राइट। तो वो अपने हिसाब से अपने पैरामीटर्स पे उसको जांचता है, उसको परखता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रमोशंस आते हैं। प्रमोशन का मतलब आप एक डेजिग्नेशन से ऊपर हायरार्की में ऊपर को जाते हैं, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाती है। डेजिग्नेशन के साथ साथ आपके कंपनसेशंस बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरीज, वेजेस, आपके अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। इसके साथ साथ
आप एक लंबे समय के लिए कंपनी के साथ टिके रहते हैं, सर्वाइवल आपका लंबा हो जाता है। आपको प्रमोशन कब मिलेगा? आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जब आप अपने एक्सपर्टाइज़ को और बढ़ा लेते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं और साथ ही साथ आप कंपनी में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी को लगता है कि हाँ, आने वाले समय में आप और अच्छा कर सकते हैं। आज आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया कि आपको असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनाया जा सकता है, क्योंकि मैनेजर की बहुत सी क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर डेवलप कर ली। तो ये क्या हुआ, आपने अपना भी कैरियर प्लान किया, आपका भी अपना कैरियर प्लान हो गया, साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी कंपनी ने दे दिया। प्रमोशन देने का मतलब कि आप और लंबे समय तक के लिए कंपनी में टिक रहे हैं, आपका कैरियर और ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो क्या हुआ, आप प्रमोट भी हो गए और आपका कैरियर भी प्लानिंग हो गई। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हुआ और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हुआ। उसने प्रमोट करके एक हायरार्की में एक पोजीशन को फिल्ड कर दिया। उस पोजीशन उसको जिस मैनेजर की उस जगह पे ज़रूरत थी, उस जगह को उसको आउटसोर्स नहीं करना पड़ा। उसने इंटरनली ट्रेनिंग डेवलपमेंट और उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के खुद के टैलेंट के से उसको प्रमोट करके वो जगह भर दी। राइट। तो उससे क्या हुआ, कंपनी को भी फ़ायदा हुआ और एम्प्लॉय को भी फ़ायदा हुआ। लास्ट आपका स्टाफिंग प्रोसेस आता है कंपनसेशन, यानी कि सैलरीज और वेजेस, और साथ में जो भी उसके जुड़े हुए इंसेंटिव्स और अलाउंसेस हैं। राइट। तो सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, अलाउंसेस ये एक सेपरेट टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इसको बाद में हम। मोटा मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है वो आपका कंपनसेशन होता है। वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपनी के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, अपने पैरामीटर्स हैं, उस तरीके से वो कंपनी उसको देती है इन गाइडेंस विथ इनटू द लिमिट्स एंड गाइडेंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर, उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कंपनसेशन प्लान तय किया जाता है। सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। राइट। कंपनी के आप कोई भी सैलरी दे रहे हैं तो अपने मन से नहीं दे सकते। किसी वर्कर को अगर आप किसी लेबर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपने मन से नहीं दे सकते, कितना भी पैसा दे दें। आप ज़्यादा जितना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन कम, एक लिमिट से ज़्यादा नीचे कम नहीं दे सकते, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत कुछ मिनिमम वेज अनस्किल्ड, स्किल्ड और एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट में मिनिमम वेज तय की हुई है। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। राइट। कंपनसेशन सैलरीज जो होती हैं या इंसेंटिव्स जो होते हैं, अलाउंसेस जो होते हैं, जो पेमेंट्स होते हैं, वो जनरली दो तरीके के हम कह सकते हैं। एक तो होते हैं आपके टाइम बेस्ड और दूसरे होते हैं आपके परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब कुछ कंपनी सैलरीज जो हैं, MNCs कंपनीज जो है वो 15 दिन में एक बार देती हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पे देती हैं। ये टाइम बेस्ड हो गया। आप 15 दिन काम कीजिए आपको सैलरी मिल जाएगी, आप 30 दिन काम कीजिए आपको सैलरी मिल जाएगी आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। राइट। तो ये क्या हो गया, टाइम बेस्ड कंपनसेशन हो गया। दूसरा हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, या कुछ कंपनीज के अंतर्गत कुछ लोअर मैनेजमेंट, लोअर डिवीज़न ऑफ हायरार्की के नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाते हैं, यानी कि पर यूनिट बेस्ड। सपोज करके आप अभी हमने एग्जांपल दिया आपके कपड़ों का, आप फैब्रिक डिवीज़न में हैं, अप्रैल डिवीज़न में है, तो उसमें तय कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ कि भाई अगर आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हैं और मशीन से स्टिचिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन भर में जितने कपड़े आप स्टिच करेंगे पर यूनिट के हिसाब से आपका पेमेंट तय कर दिया गया। 1 यूनिट बनाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 10 यूनिट आप बनाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 100 यूनिट बनाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा। वहीं पे पैकेजिंग डिवीज़न है, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रेट फ्रीज कर दिए कि भाई 1 यूनिट आप पैक करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, 10 यूनिट करोगे इतना मिलेगा, 50 यूनिट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा पर यूनिट बेसिस पे। तो कंपनसेशन कुछ हायरार्की के कुछ लेवल पर परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है, यानी कि जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके कुछ इंसेंटिव्स, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो एनुअल बेस्ड होते हैं। वो अलग अलग कंपनी के पैरामीटर्स होते हैं, अपने कंपनीज़ के अपने कंपनसेशन और सैलरीज प्लान होते हैं, उनके हिसाब से वो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करती है। तो ये हो गया हमारा इंटायर स्टाफिंग प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।